हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हिस्ट्री प्रश्न बैंक की सीरीज अपनी चल रही थी, जिसका कल अंतिम अध्याय 15वां ख़त्म किया था। और आज से मैं पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आपको दिख रहा है, राजनीति विज्ञान की सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे बच्चों के वीडियो वो मैसेज आए इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में कि सर ज्योग्राफी पे बनाइए, इकोनॉमिक्स पे बनाइए, पॉलिटिकल पे बनाइए। तो फिर मैंने अभी आज पॉलिटिकल का शुरू किया है और एक दो अध्याय पॉलिटिकल के बना दूंगा। बीच में हो सकता है, पॉसिबल है, समय निकालेगा तो बीच में ज्योग्राफी के पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के पॉलिटिकल के, ऐसा करके मैं बनाता चला जाऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, फिर से पाबंदियां शासन ने लगा दी हैं, तो अभी विद्यालय आपको आना नहीं है, 31 तारीख तक बंद हैं। तो इसीलिए आप घर पर बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इतिहास वाले छात्र इतिहास के सारे प्रश्न बैंक में जो इकाई 1 से लेकर और 15 तक जो है वो सारा हल आपके सामने है और आप उनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज से पॉलिटिकल साइंस शुरू हुई है। पॉलिटिकल साइंस आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज पॉलिटिकल साइंस में जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, एक दल के प्रभुत्व के दौर हैं, नियोजित राजनीति है, इन सारे प्रश्नों के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। उसके बाद उसके लघुत्तरीय प्रश्न जो अगले वीडियो से वो लेकर आएंगे। तो आइए बच्चों, कलम पेन उठाएं और अपन अध्ययन करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। ये 2021-22 राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं, इसमें से हिस्ट्री की तुलना में थोड़ा सा ये अंतर है, तो आपके वैसे सबको मालूम है, लेकिन चाहे तो आप ये आपके सामने वो मैंने ये और क्लियर कर दी है। ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट को आप देख लें। वैसे हर दिन मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करवाऊंगा, तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके शासन ने आपको बच्चों को उपलब्ध कराई है। इकाई से किस इकाई से कितने नंबर आए हैं, ये कम किए गए पाठ्यक्रमों की बच्चों सूची है। ये आपके सामने जो पाठ्यक्रम कम किए गए हैं उनकी भी वैसे सूची आपके साथ है ही, बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद ये इकाई बार दिए गए हैं, कितने अध्याय हटाए गए, ये कितने जोड़े गए, ऐसा है। और अब यहां से अपन शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो उसमें से शुरुआत होती है। अध्याय 1 से लिए गए हैं और अध्याय 1 का नाम है राष्ट्र निर्माण में की चुनौतियां। ये पहला अध्याय है। आजादी के बाद भारत में समक्ष प्रमुख चुनौती कौन सी थी? आजादी के तुरंत बाद की बात हो रही बच्चों। तो इसमें लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो 3 है बच्चों, ये तो बाद की चुनौतियां हैं। जो सबसे पहले चुनौती थी वो इसमें थी राष्ट्र निर्माण, क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण हो जाएगा बच्चों, तो उसके बाद फिर इन चीजों के बारे में सोचा जाएगा। तो इसलिए इसका पहले का आंसर 12 रहेगा। दूसरा है, इसमेमें स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों की संख्या बच्चों इसमें 565 के आसपास थी, कहीं कहीं 562 मिलती है, 565 के आसपास ये चुन रही है बच्चों। ठीक है। अगला है इसमें विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो विदर्भ प्रदेश, जो विदर्भ है ना, विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो विदर्भ प्रदेश मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र। आपके इसमें 3 का आ दे रहे हैं, ये मध्य प्रदेश बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वर्तमान में देखा जाए तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में वैसे होना चाहिए, पर चूंकि आपकी ये बता रही है तो इसको विदर्भ मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मध्य प्रदेश विदर्भ बच्चों है नहीं है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 2 जून 2014 को निम्न राज्य की स्थापना की गई थी। तो अभी तक जो सबसे अपने लेटेस्ट जो स्टेट बना है वो तेलंगाना बना है बच्चों। आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था। और इसके बाद 2018 में जाके 19 में जाके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके लद्दाख को और जम्मू को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है
तो सभी जानते हैं लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी ऐसी खूबियां रही हैं या बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के निर्माण में। आधुनिक भारत का निर्माता उनको कहा जाता है। ये सारी जो अभी रियासतों की बात हो रही है, रियासतों का विलयकरण उनके द्वारा ही जो किया गया है, ये हम पिछले वीडियो में इतिहास में भी आपको पढ़ा के आए। पहले भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, भारत के पहले गृह मंत्री रहे, और उनके जो कार्य करने की शैली थी, उस शैली के कारण उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सत्य सत्य देखना है बच्चों। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। जी हां, सत्य है। आपने बच्चों पढ़ा होगा कि जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य के निर्माण का काम हो रहा था स्वतंत्रता के समय, तो राज्य पुनर्गठन आयोग या जो राज्यों की सिफारिश की गई उनमें सब में प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन कहा गया, भौगोलिक आधार पर किया गया। लेकिन रमल्लू के द्वारा 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों की बात कही गई। उन्होंने इसके लिए बहुत लंबा आंदोलन चलाया। 52 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और सरकार दबाव में आने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ। आप ये लिख सकते हैं, नोट्स आप बना सकते हैं, साथ में जो बोल रहा हूं ये परीक्षा में आ सकते हैं। पहले भाषाई आधार पर राज्य को तमिलनाडु जो स्टेट हुआ करती थी उसके दो भाग बांट दिए। तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश कर दिया। जैसे ही बना तो बम्बई राज्य था, उसमें भी दंगे शुरू हो गए, तो बम्बई को भी विभाजित कर दिया गया। गुजराती भाषियों के लिए गुजरात बना दिया, मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। इसी देखा देखी में पंजाब राज्य का विभाजन किया गया, 3 राज्य बनाए गए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये भाषाई आधार पर राज्यों का भारत में गठन हुआ। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर राज्य का जाति आधार पर या आपका संप्रदाय के धर्म के आधार पर गठन की बात मना करता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल ही सत्य है बच्चों। उत्तरांचल राज्य बनने के पूर्व बिहार का हिस्सा था, ये असत्य है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा यानी कि असत्य कह देते हैं इसको। क्यों असत्य है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को काट के बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में 3 राज्य बनाए थे बच्चों। मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड या उत्तरांचल नाम हुआ करता था उसका, और बिहार को काट के झारखंड बनाया था। चलो अगला देखते हैं बच्चों। हैदराबाद देशी रियासत थी। बिल्कुल हाँ, हैदराबाद मध्य प्रदेश का, भारत का एक हिस्सा था। हैदराबाद भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार पटेल द्वारा एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद पर को भारत में संघ में विलय कराया था और निजाम मजबूर हुए विलय करने के लिए। बहुत लंबी कहानी आपने पढ़ी भी होगी। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो ये बिल्कुल सत्य, मैंने अभी आपको बताई है। तमिल भाषियों के लिए कौन सा बताया था मैंने? तमिलनाडु, और तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का गठन होकर विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया। तो इसको हम बच्चों सही कर देते हैं। भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट भाषण पंडित नेहरू से संबंधित था, ये भी सत्य है बच्चों। तो इस तरह से आपने ये सत्य सत्य देख लिए। अब देखते हैं तीसरा, रिक्त स्थान या खाली स्थानों की पूर्ति करिए। तो सबसे पहले भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगा शरणार्थी समस्या को बल दिया, तो इसमें आ जाएगा शरणार्थी। शरणार्थी आ जाएगा इसमें बच्चों। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? सब आप सभी को पता ही होगा, हरि सिंह। हरि सिंह थे। जम्मू की राजधानी श्रीनगर, ये भी आपको पता है, तो आप श्रीनगर कर सकते हो यहां पर। अब आ गया है सिक्किम। तो कब राज्य बना सिक्किम? 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 कर लेना बच्चों। रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को जो है इसमें बता रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहते थे बच्चों। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपको करना है बच्चों, ये भी एक अंक ही है। एक वाक्य का उत्तर में हैदराबाद भारत में कब विलय हुआ हैदराबाद का? तो 1948 में हुआ बच्चों।
सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। अपने इतिहास वीडियो के 2 इकाइयों में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। अब खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था और ये पाकिस्तान यानी तत्कालीन भारत की सीमा प्रांत पर थे। आज भी पाकिस्तान की सीमा प्रांत पर हैं। जो बलूचिस्तान थे, बहुत बड़े बलूची नेता थे। तो यहां पर आप लिख लेना खान अब्दुल और गफ्फार कर लेना। ये थोड़ा सा बच्चों आता है तो आप मेरे बोलने पर आप देख लेना, गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कर लेना। जूनागढ़ जो रियासत थी वो कहां थी? जूनागढ़ रियासत थी। एक जूनागढ़ क्या थी? एक रियासत थी, जो अब वर्तमान गुजरात में जूनागढ़ थी। एक रियासत कर सकते हो आप। यहां पर भी बच्चों बिला की बड़ी समस्या आई। सरदार पटेल ने यहां पर जनमत संग्रह करा के प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, जूनागढ़ का विलय किस प्रकार से हुआ? तो जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह से हुआ। हैदराबाद का विलय किस प्रकार से हुआ? हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई से हुआ। और अंतिम जो प्रश्न है इसमें से, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 में। मैंने बताया ना, रमल्लू की मृत्यु के बाद 53 में हुई, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब इसमें सही जोड़ी है। सही जोड़ी में हैदराबाद का निजाम, तो बी उस्मान अली खान, ये बच्चों पहला हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा दर आयोग, तो दर आयोग है, ठीक है ना, दूसरे का पहला, ये 1948 में ये दूसरा आ जाएगा। जूनागढ़ रियासत के दीवान, तो तीसरे का ई है, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चौथा का सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे पहले अपनाया, चौथा का सी मणिपुर ने, है ना, चौथा का ये चौथा कर दो। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत से क्या हुआ? पाकिस्तान जन्मा, भारत पाकिस्तान, ये आपका 5वां हो जाएगा। द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी आपने पढ़ लिया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये है कि 2 राष्ट्रों का जन्म हुआ, भारत से पाकिस्तान के लिए इस्लामिक राष्ट्र बनाया, भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना अपने आप को परिचित किया। अब इसमें लघुत्तरी प्रश्न है, ये इनके बच्चों में बाद में आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। इसमें लघुत्तरी है, ये लघुत्तरी बाद में आपको इसमें ये है, ये लघुत्तरी बाद में आ जाएंगे। पहले 1-1 अंक के हल कर लेते हैं। अध्याय 2 से 1 अंक के फिर हल करेंगे। अध्याय 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था उस समय, 25 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ बच्चों। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी, भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, ठीक है ना भैया। वैसे तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, तो सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आएगा। तीसरा स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी तीसरे का दा सी राजगोपालाचारी। वर्तमान में मतदान का तरीका किससे प्रचलित है? ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम से प्रचलन में है। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे बच्चों। अब सत्य की बात करें तो इसमें आ जाओ नंबर 2 में, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के थे, बिल्कुल सत्य बच्चों। एस.ए. डागे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, ये भी बच्चों सत्य है। विद्यार्थी परिषद एक राजनीतिक दल है, ये असत्य है, ये दबाव समूह है, राजनीतिक दल नहीं है ये। किसान संगठन लोकसभा का चुनाव लड़ता है, ये भी बच्चों चौथा भी असत्य है। मीरा कुमार भारत की प्रधानमंत्री थी, ये भी असत्य है बच्चों। मीरा कुमार भारत की महिला लोकसभा अध्यक्ष रही थी, ठीक बच्चों, यूपीए गवर्नमेंट के समय में। भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त तो उनका नाम था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक बच्चों।
दूसरा, कामराज योजना क्या थी? तो कामराज योजना सॉरी कब बनी थी? 8 अगस्त 1963। 1963 कर लो, 8 अगस्त 1963 को। तीसरा फिर है जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? जनसंघ का चुनाव चिन्ह लिखा है इसमें, चुनाव चिन्ह पूछा तो दीपक। दीपक उनका चुनाव चिन्ह था, जो बाद में जनसंघ और पार्टी मिलकर वही बाद में भारतीय जनता पार्टी बच्चों बनी है वही। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर, ये भारत के पहले विधि कानून मंत्री थे बच्चों। और अंतिम है अशोक मेहता, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये थोड़ा लिखने में नहीं आ रहा, आप देख लेना, सोशलिस्ट पार्टी, ये हो गया। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आप सबको मालूम है, ये तो 1951-52 में। आम चुनाव से मतलब होता है बच्चों लोकसभा का जो चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहते हैं, और राज्यों में जो विधायक आगे होता है उसको विधानसभा चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा चूंकि पूरे भारत में होता है इसलिए उसको आम चुनाव कहा जाता है। एक दलीय प्रभुत्व से तात्पर्य पूछ रहे हैं, तो एक दलीय प्रभुत्व तो आप जानते ही हो कि एक दल की प्रधानता जिसमें होती है, जैसे चीन में है एक दलीय शासन प्रणाली, उसका नाम ही हो रहा है एक दलीय, मतलब एक दल का ही प्रधानता होती है। भारत में चुनाव का दायित्व तो कौन देखता है? चुनाव आयोग, एक स्वतंत्र निकाय है, उसका नाम है चुनाव आयोग। 5 राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह बताइए। तो आप किसी की बता सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, बहुजन समाज पार्टी हाथी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, है ना, आप समाजवादी पार्टी कर सकते हो, साइकिल है, आम आदमी पार्टी कर सकते हो, झाड़ू है, ऐसे कोई भी 5 पार्टियों को इसमें आपको देना है। और गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में आपसे पूछ रहे हैं वो, तो गुट निरपेक्षता की नीति को असंलग्नता की नीति भी कहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था बच्चों, उस समय आपने पढ़ा है शीत युद्ध वाले पाठ में कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय विश्व में 2 प्रकार के गुट निर्मित हो चुके थे। एक पूंजीवादी व्यवस्था का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका था, और समाजवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ था। और इन दोनों में बहुत ज्यादा खींचतान हो रही थी, ये कैसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए। और भारत जैसे नवोदित जो राष्ट्र थे उनको बड़ा दिक्कत हो रही थी कि वो किस गुट में सम्मिलित हों, भारत में हो, अमेरिका वाले गुट में हो या सोवियत संघ वाले गुट में हो, किससे बुराई लें किससे नहीं लें। तो ऐसे लोगों ने एक नया गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष असंलग्नता की नीति कहा, यानी वो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो किसी भी गुट में शामिल न होना इसमें आ जाएगा। ठीक भैया, अब इसमें आ जाओ, अब इसमें सही जोड़ियों में आ जाओ बच्चों। सही जोड़ियों में आते हैं अगर आप, तो पहले का गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसमें आ जाएगा ई बेलग्रेड। नंबर 2 पंचशील सिद्धांत, तो दूसरे का डी भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ था बच्चों, तो ये पंचशील सिद्धांत हो गया। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना, तो तीसरे का ए, ये जनसंख्या लिखा है इसमें। अब ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है जनसंख्या से इनका क्या आशय है, यहाँ ये आ जाएगा। चलो ये तीसरा हो जाएगा। फिर ठीक है ना, अब आ जाओ चौथा बी दल बदल विधेयक, तो ये कह रहे हैं इसमें आ जाएगा चौथा। और किसान सभा, ये 5वां दबाव समूह, ये सही है, दबाव समूह का काम करता है। तो इस तरह से बच्चों ये 2 के लघुत्तरी हो गए। अब ये लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये 2 इकाइयों के इनके लघुत्तरी प्रश्न आपको मैंने बता दिया है कि लघुत्तरी प्रश्न में अगले उसमें लेके आ जाऊंगा। ये 2 इकाइयों के मैंने आज आपको आंसर बहुविकल्पी हल करवा दिए हैं। नए वीडियो में कल आपके साथ हम
लघुत्तरी दोनों इकाइयों को लेके आएंगे, फिर इकाई बार आपको समझाते रहेंगे। तब तक आप घर में पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।